I have come back. Now listen, please. Are you listening? Yes. मेरी आवाज आ Yes, रही है? sir. हाँ. Yes. जी सर जी. We have been studying. Please, would you like to speak the line? And that I so long a worshipper of nature. Yes, sir. Yes, sir. And that I so long a worshipper of nature. As far as I'm considered, I have been the worshipper of nature for a long. मैं तो बड़े अरसे से बहुत देर से फितरत का वर्शिपर हूँ. Hither came unwearied in that service. I came hither here. I came here. I came this way. I came on this spot. Unwearied, untired of that service. I am a worshipper of nature, and I have never been tired of this practice, this exercise. मैं फितरत की प्रस्तश से कभी उकताता नहीं हूँ. मैं इधर इसलिए आया हूँ कि मैं फितरत की प्रस्तश से उकताने वाला नहीं. Rather say with warmer love. Rather, बल्कि. Whereas, I would like to say, I have come here with the warmer love. My love is warmer one as compared to the previous one. पहले के मुकाबले में भी मेरी मोहब्बत गर्मजोशी पर मबनी है और मैं फितरत को वर्शिप करना चाहता हूँ, फितरत की कंपनी से महसूस होना चाहता हूँ. Oh, with far deeper zeal of holier love. Oh, I am here with far deeper zeal excitement. With far deeper excitement of holier love. That's a holier love. He calls the love of nature a holier one. फितरत आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ के हाँ सब कुछ है. टीचर भी है, गाइड भी है, फ्रेंड भी है और ये उसकी पर्सनैलिटी की कंप्लीशन भी है. वो अपने आप को इनकम्प्लीट वो उसकी पूजा करता है. जिसकी बंदा पूजा करता है, जिसकी प्रोसेस करता है, जिसको गॉड मानता है. और ये आप ये इसका बैकग्राउंड जानते हैं. रूसो ने जो चूंकि रूसो के फॉलोअर थे ये सब लोग, जो एंटी सिविलाइजेशन था, जो एंटी डेवलपमेंट था, इंडिविजुअल पे कंसिडर करता था और आइसोलेशन पर यकीन रखता था. अलग अलग रहे, नेचर की कंपनी में रहे, सोसाइटी की जरूरत नहीं और सिविलाइजेशन की जरूरत नहीं, सोशल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं. सब लोग को अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिंदगी गुजारनी चाहिए. तो ये उसके ख्यालात थे. ये सब उसके फॉलोअर थे, रोमांटिक पोएट्स. तो ये फितरत को प्रोसेस करता है और उसके ख्याल के मुताबिक जो फितरत है, जो नेचर है, जो वही आपको गॉड के करीब लेके जाती है और यही गॉड के साथ आपका राब्ता बनाती है. क्योंकि जो रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड है वो इंडिविजुअल लेवल पे है, कलेक्टिव लेवल पे नहीं है. तो ये जो है होली लव इसे कहता है. फितरत की मोहब्बत को होली लव कहता है. Nor wilt thou then forget that after many wanderings, many years of absence, nor wilt thou forget. He is addressing his sister Dorothy, that you will not forget. On the other hand, you will not forget that rather that after many wanderings, that after the wandering of many years wanderings, कई सालों की आवारागर्दी के बाद, many years of absence, कई सालों की absence के बाद, they have not been here for many years. 1793 में पहले वहां पर आए, अब 1798 में after 5 years वो वहां पर दोबारा आए हैं. तो ये absence of many years है, उसके बाद वो वहां पर आए हैं. These steep woods and lofty cliffs, these slopy cliffs, mountains, rocks, and lofty cliffs, and lofty sublime, high cliffs, rocks, ये ढलवानदार चट्टाने और बुलंदो बाला अजीम चट्टाने that are found here, they have always been a source of attraction to me. They have been a costly treasure in my memory. तो
वो उनसे मजबूर होता है, अपने सिस्टर को मुखातिब करके कहता है कि हम कई सालों की आवारागर्दी के बाद, क्योंकि दे हैव बीन टू यूरोप फॉर 2 और 3 इयर्स, जर्मनी गए हैं, फ्रांस गए हैं, दूसरे मुल्क इटली में घूमे फिरे हैं, काफी वंडरिंग उन्होंने की है। तो अल्टीमेटली वो वहीं पर ये टिंटन अबे में ही पहुंचे हैं। तो मेनी इयर्स की एब्सेंस के बाद दस्टी वुड्स, स्लोपी वुड्स, जंगलात, ढलवानदार जंगलात और बुलंद वाला चट्टाने, एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप, पेस्टोरल where the animals graze, चरागाहों वाले लैंडस्केप मंजर, और ये खूबसूरत मनाजर जहाँ पर जानवर चलते हैं, जहाँ पर चरागाहें हैं, जहाँ पर मीडोज हैं, but to be more dear, they have always been more dear to me. मुझे ज्यादा अजीज थे, मुझे ज्यादा प्यारे थे, मुझे ज्यादा अच्छे लगते थे। Both for themselves and for thy sake, for themselves, both for themselves and for your sake। अपने से कहता है कि इनकी खातर और आपकी खातर ये हमेशा मुझे ज्यादा प्यारे लगते थे, ज्यादा अच्छे लगते थे। और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, और उसकी बहन जो है वो भी उसके साथ रहती है। both of them spend time in the company of nature। तो वो उसे कहता है कि ये नेचर खुद मुझे प्यारी है और आपकी वजह से और ज्यादा प्यारी प्यारी लगने लगती है। Both of them are worshipper of nature, they spend time in the company of nature। और डोरोथी जो है, she is not a poet, she is simply giving him company, she is simply living with her brother। तो बहन भाई दोनों इकट्ठे हैं, वो बहन से बहुत प्यार करता है और अपनी शादी में ऑफ एंड ऑन उससे भी मुखातिब होता रहता है, उससे भी बातें करता है, उससे मुखातिब करके बातें करता रहता है। जैसे वो यहाँ पर कहता है कि फितरत मुझे बहुत प्यारी है, अपनी वजह से भी और आपकी वजह से भी और ज्यादा प्यारी लगने लगती है, और ज्यादा होली हो जाती है। ये उसका मानना है फितरत के हवाले से। और टिंटन अबे के हवाले से उसकी प्रेज में उसने इतनी लंबी पोम लिखी है, और उसकी सिस्टर भी साथ है, दोनों दूसरी दफा वहां पर वापस आए हैं। और उसकी तारीफ में उसकी खूबसूरती की एक्नॉलेजमेंट के तौर पर ये सारी पोम है। तो कॉलेज भी साथ है, ये सब लोग वहां पर हैं, उन दोनों के मुखातिब करके वो लाइन्स लिखता है। तो ये उसकी जो रिवर वाई और टिंटन अबे के साथ उसकी अनमिट और ना खत्म होने वाली मोहब्बत है, जिसका वो इन लाइन में इजहार करता है। राइट, ये आपकी पोइम थी टिंटन अबे, जो आप लोगों ने पढ़ ली है। इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन तैयार करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपकी पोइम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन करो, अनम्यूट करो सर। हेलो, जी सर। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो, यस सर। जी सर। ये बच्चियां किसकी हैं? सर पता जहाँ नहीं। बच्चे बैठते हो वहां थोड़ी आइसोलेशन रखा करो। कभी कोई रगड़ने लग जाता है, कभी कोई बच्चियां बोलने लग जाती हैं, कभी कोई म्यूजिक सुनने लग जाता है। तो ये क्या लेक्चर होते हैं? तो आप बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करते हो। ऑल ऑफ यू आर ऑनलाइन, तो लेकिन किसी को कुछ परवाह नहीं है। प्लीज थोड़ा ध्यान रखा करें। तो ट्विटर में हमारी खत्म होगी, इसके बारे में कोई आप पूछना चाहें? एनीबॉडी? एनी क्वेश्चन इन योर माइंड अबाउट द ट्विटर वे? नहीं? चलो आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ आते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, इसको पता है? आपने फोर्थ ईयर में भी पढ़ा है डिग्री क्लासेस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन कोई वहां पे शामिल है। ये क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन? कोई मेरी बात सुन रहा है? किसकी आवाज आ रही है? जी Yes, सर। sir. तो बोलता कोई भी नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? किसी को कुछ पता है? नहीं, शाबाश। जी पता सर। करने की जरूरत भी नहीं है। अब सब लोगों के पास नेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसको थोड़ा प्लीज पढ़ा करें, देखा करें, बुक में से पढ़े, स्टडी करें, थोड़े आपको समझ आए। अब सिर्फ आप लोगों की दृष्टि में मेरा ख्याल है
असाइनमेंट की हद तक होती है, असाइनमेंट बना ली, सुन लिया, चलो जाके। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली तौसीफ है, तौसीफ यस सर। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? सर फ्रांस में उस वक्त सर दो नजरियात चल रहे थे, एक रूसो का, ग्रीनी का। ग्रीनी था वो सिविलाइजेशन के फेवर में था, और रूसो जो था एंटी सिविलाइजेशन था। तो उसी एंटी सिविलाइजेशन के तहत जब वो फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी तो इंसानों को रोजगार में मसला शुरू हो गया, जिसमें ज़राई मशीनरी आ गई। तो उस वक्त तो फ्रांस में जंगें भी लड़ी जा रही थी, तो बादशाह ने अवाम पे टैक्स वगैरह लगाना शुरू कर दिया, जिससे गरीब अवाम बहुत तंग हुई, और फिर आगे सारा ये मसला शुरू हुआ। और कोई और? वो गरीबों ने सर, वो रेवोल्यूशन जो है छोटे तबके ने, जो मजदूर तबके ने शुरू की थी अपने हकूक के लिए, वो अमीरों के खिलाफ जो उनसे टैक्स वगैरह लेते थे, अच्छा, तो बहुत खून खराबा भी हुआ था तब उस रेवोल्यूशन में, बहुत ज्यादा। तो गरीब अमीरों से टैक्स कैसे ले सकते, अमीर गरीबों से टैक्स कैसे ले सकते? अब शहर में तो अमीर हो तो गरीबों से टैक्स कैसे ले सकते? नहीं सर, वो जो बड़े लोग थे ना, वो उनके हकूक पूरे नहीं दे रहे थे मजदूरों के, अवाम के। तो टैक्स से क्या मामला था? देखिए, जो फ्रांस है वो 3 तबकों में तकसीम था, समझा नहीं? एक जी सर। तो नंबर 1 पे आते थे रिलीजियस क्लास। रिलीजियस क्लास जो है वो नंबर 1 पे थी, ठीक है। उसके बाद नोबिलिटी जी थी। रिलीजियस क्लास में चर्च और बाकी जो सुनकर के लोग हैं, आप ये जानते हैं कि चर्च का अलग से पूरा एक सिस्टम था, पूरा निजाम मौजूद था, जिसमें उनकी अपनी पुलिस फोर्स भी थी, उनकी अपनी जुडिशरी भी थी, और उनका टैक्स सिस्टम भी था, लोगों से रेवेन्यू लेते थे, अपना उनका स्टेट विद इन स्टेट अलग से उनके मामला था, उन्हें उनको पूछ नहीं सकता था, और इनके ऊपर स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं था, समझा कि ये जी अपने सर। तौर पे मामला चलाते थे, हर मुल्क में उनका ये सिस्टम था। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? जी बस सर। समझ आइए किसी को? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस सर। मुजम्मल? यस सर। मुजम्मल है? मोहम्मद मुजम्मल? इजाज अहमद? हैदरनियाज? हैदरनियाज है? जी सर। हैदरनियाज, मेरी बात समझ आ रही? जी सर। मैंने क्या बताया? सर आवाज। बाकी सारे लोग स्किप करके हैं, बाकी जो है मुजम्मल के सर मुजम्मल कनेक्ट हो रहे हैं और फिर मतलब लीव हो जाता है, उनसे लेफ्ट हो वो जाता 20 के 20 है 21 सिग्नल। कनेक्ट है, कौन कहता कनेक्ट नहीं है? सर फिर व्हाट्स करेक्टर्स हैं, लेकिन वो लेफ्ट हो जाते हैं। तेनू की मैं पता सर वो सिग्नल स्लो ऊपर आ रहा है। नहीं, नहीं सर, मुझे वो नहीं क्यों ऊपर आ लग रहा रहा? है कि ये ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, यूं हो रहा है। आप सब लोग, हाँ, नाम बताना बंदे का। मोहम्मद मुजम्मल। सर वो नहीं है। तब कहते वो कनेक्ट हो रहा है, तो कितने कनेक्ट हो रहा है? नहीं है मुजम्मल, तो मुजम्मल तो है ही नहीं। मैं देखता हूँ इनको, जो एक दफा अपील होगी तो गैप हो जाते हैं। प्लीज सर थोड़ा सीरियस लो चीजों को। इनसे ना वीडियो ऑन करवाया, अब आज के बाद मैंने वीडियो ऑन करवानी है, फिर मैं देखता हूँ कौन गैप होता है। आप लोग इसको सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, तो क्या मतलब इन सारी चीजों का? तो जो फ्रांस है वो 3 तबकों में तकसीम था। जी सर। रिलीजियस क्लास, मजहबी तबका जो सबसे ऊपर था, जो स्टेट की गिरफ्त में नहीं था, उनका अपना सारा सिस्टम था, अपने हिसाब से वो चीजों को मेंटेन किए हुए थे। इनके बाद थी नोबिलिटी, अमीर लोग, कारोबारी लोग, फ्यूडल्स, ये नंबर 2 में थे। और नंबर 3 पे कॉमनर्स थे, आम लोग, जिनमें मजदूर तबका, जिनमें पढ़ने लिखने वाले, जिनमें जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, ये सब लोग इसमें शामिल थे। लेकिन फ्रेंच जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, सनती तरक्की की वजह से ये लोग खुशहाल हो रहे थे, और बूर्जुआ एक क्लास बन गई थी, बूर्जुआ
बुर्जुआ वो क्लास थी। मुजम्मल आ गए हो? मुजम्मल जी सर। किधर थे? सर वो आप किधर? नेटवर्क का प्रॉब्लम है आप सर, अच्छा, नेटवर्क का। प्रॉब्लम ठीक है, मगर ना मुझे ठीक करना पड़ेगा। आप लोग प्लीज थोड़ा अलर्ट रहा करें। अब जो बच्चे आ जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर ये तरीका ठीक नहीं है। अब ये जैसी भी प्रैक्टिस है हमें भी पता है कि इतनी इफेक्टिव है, लेकिन जो काम करना है तो वो उसको प्रॉपर्ली कर लेने में क्या हर्ज है? मेरी बात समझ रहे हो ना? जी सर। हाँ, तो मैं बता रहा था, फ्रांस की कंडीशन बता रहा था कि इसमें 3 तबके थे बेसिकली। सबसे ऊपर रिलीजियस क्लास थी, एक्लेसियास्टिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उसके बाद नोबिलिटी थी, जो अमीर कबीर लोग फ्यूडलिस्ट में शामिल थे, और कारोबारी लोग शामिल थे, अमीर लोग शामिल थे, और नंबर 3 पे थे कॉमनर्स, आम आदमी। और आम आदमी भी अब थोड़े बेहतर हो रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, और इनमें खुशहाली आ गई थी। और इनमें एक तबका बूर्जुआ जिसे कहते थे वो मॉडर्न युग में आ गया था। ये वो वेल ऑफ तबका था, खुशहाल तबका था, जो अपनी सर्विसेज के नतीजे में थोड़ा बेहतर हो गया था। समझा कि यानी जो फैक्ट्री में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, और फिर जो छोटे किसान थे उनके पास अपने भी थोड़ी थोड़ी लैंड होल्डिंग आ गई थी, छोटी छोटी जमीनों ने खरीद ली थी, जमीन के मालिक थे। अब ये चाहते थे कि जो फ्यूडल्स हैं वो खत्म हो, और उनको उन पर जमीनों का हक हासिल हो जाए। वो जमीनें जो उनके लेके काश्त करते हैं उनकी अपनी जमीनें हो, वो बेहतर पैदावार दें और बेहतरी है मुल्क में। और फिर इसके साथ साथ जो इससे पहले जो नोबिलिटी थी, जो अमीर लोग थे और मजहबी तबका था, वो टैक्सेस से मुस्तस्ना था, उन पर टैक्स नहीं लगाए जाते थे। वो खुद ही तो टैक्स लगाने वालों में शामिल होते थे, उन पर टैक्स नहीं लगते थे। अब जब ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसमें इन लोगों ने हिस्सा डाला, और जो रेवोल्यूशनरी लोग थे उनका इन्होंने साथ दिया। तो इसकी वजह से जो अमेरिका है, सॉरी फ्रांस, इस पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया, वसाइल में बहुत ज्यादा बोझ बढ़ा, बहुत तंगी आ गई, वसाइल की कमी हो गई, और फिर और टैक्स लगाने पड़े। जब और टैक्स लगाए तो 1788 87 में वहाँ कहीं जो फसलें अच्छी ना हुई, जिसकी वजह से ओवरऑल एक क्रंच आ गया, ऊपर से टैक्स लग गए। तो लोगों का हुकूमत के खिलाफ जाना एक फितरी बात थी, लोग हुकूमत के खिलाफ हो गए। उन्होंने, और जो नोबल क्लास जिन पर कभी टैक्स नहीं लगे थे, उन्होंने भी इनको जो हलाशेरी दी कि ठीक है हुकूमत ठीक नहीं है, इसके थोड़ी सी खबरगिरी करें। और मजहबी तबका जिस पर पहले कभी टैक्स नहीं लगे थे वो भी इसकी जद में है, उन्होंने भी उनको हवा दी और उनका साथ दिया, हुकूमत का कभी साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से सारे लोग हुकूमत के खिलाफ हो गए, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बेसिकली बुनियाद पर। और फिर इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप जानते हैं, जैसे रूसो के हवाले से बात होती है और ग्योनी के हवाले से बात होती है। रूसो जो है वो एंटी सिविलाइजेशन था, एंटी डेवलपमेंट था, और ये चूंकि सारे जो मामला बन रहे थे, और ये फ्रांस की जब, और ये आपको पता है ये एक्सपेंशनिज्म का दौर था, जब रियासतें फैल रही थी, जब मुख्तलिफ कंपनियां दुनिया में जा रही थी, फ्रांस की भी, पुर्तगाल की भी, और बरतानिया की भी। ये सारे ममालिक एडवाइजर कर रहे थे कि बाहर से कॉलोनीज कैप्चर करें, अपनी हुकूमत कायम करें, और उनसे मिसाइल लूट कर अपने मुल्क में खुशहाली लाएं। ये सारा मामला चल रहा था। इस अर्सा में जो साहबजादे ऐसे कामों में मिसाइल तो लगते हैं, पैसे लगते हैं, और ये सारे लोगों के टैक्सों से होते थे। अब जब लोगों से के टैक्सेस थे हो रहा था तो लोगों को उसका रिटर्न नहीं मिल रहा था, और वो जो वहां से जो कुछ आता था वो चंद लोगों की जेबों में जाता था। तो लोगों के मिसाइल बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से लोग हुकूमत के खिलाफ हो गए, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। और हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती थी कि ये लोग आगे आए या इनको ताकत के जोर पर इनका खात्मा किया जाए, उनकी हुकूमत की तरजीह ये थी। तो फिर ये 88 से 89 एक साल तक वहां पर खून खराबा बहुत रहा, जिसमें जो बादशाह था फ्रांस का वो भी मारा गया, क्वीन भी मर गई, और
कहा जाता है कि तकरीबन 3 लाख लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 25 से 26 हजार लोग मारे गए इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और वो मारे गए और उसके बाद फिर जो आकर नेपोलियन साहब आ गए, नेपोलियन बोनापार्ट, उसने आकर हुकूमत में कब्जा कर लिया। और वो जो रिफॉर्मिस्ट थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, वो भी गए घर को, और बादशाह सलामत भी घर को गए। एक नया जैसे वो होता है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक तीसरा बंदर आके ले जाता है, कहते हैं बिल्ली 2 बिल्लियों की छीछड़ा पे लड़ रही थी, तो बंदर के पास गई कि वो बांट दे, उनको बांट के दे दे, तो बंदर बंदर को लेके भाग गया। तो यही यहाँ पे भी हुआ कि बादशाह सलामत भी रह गए और जो रेवोल्यूशनरी है वो भी रह गए, और नेपोलियन बोनापार्ट ने आके तख्त पे कब्जा कर लिया और उसने रूथलेसली सबको कंट्रोल में रखा। तो ये बेसिकली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बुनियाद थी, लेकिन इसका दैट वाज नॉट द एंड। ज़ाहिर तो ये ऐसा कुछ हो गया, लेकिन इसके नतीजे में बहुत से रिफॉर्म्स आए। बस इनका सबका मानना था कि ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, सब इंसान मसावी हैं, कोई बड़ा छोटा, कोई अमीर गरीब की बुनियाद पर आप जो उनमें तमीज नहीं कर सकते। और इसके नतीजे में सब कुछ हुआ। और जैसे फिर वोट डालने के हक है, जैसे फिर औरतों के हकूक हैं, और जैसे फिर किसानों के हकूक हैं, ये सारी चीजें इसके नतीजे मतलब पहले ये जो वर्कर होते थे उनकी टाइम लिमिट ही नहीं थी, तो उन्होंने कितने घंटे काम करना है, क्या उनको मुआवजा मिलेगा, ये सब तय किया गया। लेकिन हुआ आहिस्ता आहिस्ता, इमीडिएटली नहीं हुआ। लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो पहले जो गवर्नमेंट थी नेपोलियन बोनापार्ट से, उसने ये सब चीजें सुनी तौर पर मान ली थी कि सब लोग जो कानून के सामने मुसावी है, सब लोग इक्वली इम्पोर्टेंट है, सब लोगों को वोट डालने का हक भी है, सब लोगों को राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिव है। तो ये सब चीजें जो है वो मान ली गई, उसूली तौर पर मान ली गई। तो इसके बाद ये सारा सारा सारे मामले चलते रहे। और ये जो आज आपको यूरोप में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से सारी चीजें जो नजर आती हैं, ये एक दिन की अचीवमेंट नहीं है, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू गेट इट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसका अपना इसमें हिस्सा था, उसने अपना हिस्सा डाला और उसकी वजह से ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई। राइट, अब कल हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, आपको बुक होनी चाहिए। और जो टीचर बे है उसकी प्लीज आप एप्लीकेशन कर लें। और कुछ आप कुछ पूछना चाहें? सर मेरी अटेंडेंस रहती है आपका रोल में क्या है? 27 कमल रिजवान। क्या? कमल रिजवान, रोल नंबर 27। और कोई और? Anybody else? और कोई है किसी की अटेंडेंस रह गई? नो सर। See you tomorrow. अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।